इस घोसी लोकसभा में जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक जो विसंगतियां हैं, कहीं न कहीं उसको दूर किया जाए। और ये दूर तभी हो पाएगा जब घोसी में हम विजय पताका लहराएंगे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया था, अगर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार योजनाओं का लाभ देकर के काम कर रही है, अगर इस प्रकार से जनता के हितों को ध्यान में रख करके काम किए होते तो 24 घंटा बिजली आज भी मिलता। इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये रोजगार की बात कर नहीं सकते, ये शिक्षा की बेहतरी की बात कर नहीं सकते, ये युवा कल्याण की बात कर नहीं सकते, महिला सशक्तिकरण की बात कर नहीं सकते। तो आखिर ये कर क्या सकते हैं? ये सिर्फ यही कर सकते हैं कि संविधान खतरे में है तो देश खतरे में है, तो फिर ईवीएम डिस्टर्ब कर रहा है। बस इनके पास यही बचा है। 24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और मेरे साथ हैं अरविंद राजभर। अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। सर, कैसा चल रहा है प्रचार और क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और उम्मीद हमारी क्या है, जनता की जो उम्मीद है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता ने जो उम्मीद लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार से, जो विकास का कार्य, जो संकल्प है देश को विकसित करने का, देश को स्वर्णिम भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने का, तो कहीं न कहीं घोसी इसमें पीछे हटता चला जा रहा था। और इस बार एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास जगाया है। और हमारा प्रयास ये है कि जो देश के विकास की रफ्तार है उस रफ्तार के साथ साथ हम घोसी के विकास की रफ्तार उसको जोड़ सकें। बस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस घोसी लोकसभा में जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक जो विसंगतियां हैं, कहीं न कहीं उसको दूर किया जाए। और ये दूर तभी हो पाएगा जब घोसी में हम विजय पताका लहराएंगे। ये अच्छी बात है कि आपने विकास की बात की। खास तौर से ये पूर्वांचल का जो इलाका है, इस पे सवाल उठता रहा है कि यहाँ चुनाव में विकास के मुद्दे नहीं उठते हैं, जाति धर्म के नाम पे चीजें घूम के रह जाती हैं। तो कौन से मुद्दे हैं जो आप प्रमुखता से उठा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, मैं आज से नहीं, लंबे समय से हम यहाँ कार्यरत हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जो हम पिछले सरकार में जो हम मंत्री थे, तो हमारा एक प्रयास था कि हम छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे यहाँ पर डेवलप करें, जिससे कि जो बेरोजगारी का दंश हमारा युवा झेल रहा है वो ख़त्म हो सके। और यह तभी संभव है जब हम लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से यहाँ छोटे छोटे बिजनेस व्यापार हम दे पाएंगे युवाओं को। तभी जैसे मैंने पिछली बार देखा करीब 1.5 साल 2 साल पहले कि पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो हमारे यूपी और बिहार के जो नौजवान थे, खास करके हमारे यूपी के पूर्वांचल के जो लोग थे, ऐसे लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा था। मेरे मन में आया कि अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पर डेवलप करें, यहाँ पर सरकार की योजनाओं को यहाँ लॉन्च करें, तो हो सकता है यहाँ के नौजवान यहीं पर काम करेंगे। इसके साथ साथ 2 चीज़ें बदलेंगे। एक तो वो नौजवान जो पढ़ लिख करके बेरोजगारी का दंश झेल रहा है उसको रोजगार मिलेगा। दूसरा, जब उस परिवार का नौजवान बाहर चला जाता है तो बाहर जाने के बाद जो परिवार में सामाजिक और शैक्षणिक जो बदलाव नहीं हो पाते हैं, कहीं न कहीं वो भी पूरा करने का काम करेगा। और समाज में एक सामाजिक समरसता और देश के विकास में, देश की तरक्की में और अपने प्रदेश की तरक्की में, प्लस अपने क्षेत्र के विकास और तरक्की में अपना योगदान। घोसी लोकसभा क्षेत्र या मऊ जिले के आसपास अगर स्थानीय रोजगार की बात करें तो बुनकरों का जो रहा है वो बड़े पैमाने पर रहा है। और हम जब घूम रहे हैं चुनाव में तो उनकी शिकायत है कि बिजली की समस्याएं हैं और सप्लाई में दिक्कतें आती हैं। उनके लिए क्या कोशिशें होंगी? देखिए, ये सही बात है, ज़मीन की हकीकत भी है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री AK शर्मा जी ने पूरी ताकत लगा करके इसको सही करने का काम किया। पहले हम लोग एक जोक कहा करते थे कि जब हम लोगों की आंख लग जाती है तो बिजली गायब हो जाती है, और जैसे ही आंख खुलता है तो बिजली आ जाती है। लेकिन अब ऐसा हो गया है, जस्ट सिनेरियो बदल गया है। अब ऐसा हो गया है कि इतना बिजली का प्रवाह हो रहा है, 24 घंटे तो नहीं है, प्रवाह हो रहा है कि जो बिजली के तार कमज़ोर हैं वो गल करके गिर जा रहे हैं। 24 घंटे का जो संकल्प है उसमें भी समय है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया था, अगर जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार योजनाओं का लाभ दे करके काम कर रही है, अगर इस प्रकार से जनता के हितों को ध्यान में रख करके काम किए होते तो 24 घंटा बिजली आज भी मिलता।
मेरा मानना ये है 24 घंटा नहीं, 21 घंटा, 22 घंटा, लगभग 20 घंटा बिजली मिल रही है। जो 3-4 घंटे कट रहे हैं उसमें टेक्निकल ये है कि वर्तमान समय में कटाई का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जगहों पर आप भी देख रहे हैं अगजनी हो जा रहा है। अगजनी इसलिए हो जा रहा है क्योंकि तार जर्जर हो गया है। हमारे मंत्री जी ने प्रयास ये किया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर 24 घंटा बिजली का संकल्प का पूरा होगा और जितने भी जर्जर तार हैं उसको बदलने का। ठीक है सर, जब हम चुनाव को लेके समीकरणों की बात करते हैं, जाति समीकरणों की, तो लोगों में इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी से बालकृष्ण चौहान को कैसे मिल गया। उससे कुछ दिक्कत होगी उस आधार पे? देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि सरकार बनना है एनडीए का, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, और सब लोगों को पता है कि विकास की जो पराकाष्ठा, जो विकास का एक चरण तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं भाजपा के सरकार में है। तो ये कन्फ्यूज़न जो कुछ लोग हैं वो लोग क्रिएट कर रखे हैं। सबको पता है, दलित मतदाता को पता। जैसे अभी बार बार एक चर्चा उठ जा रही है कि संविधान खतरे में है, संविधान की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस चीज़ को, देश का संविधान खतरे में नहीं है, संविधान खतरे में है समाजवादी पार्टी का। कैसे? इसको इसलिए मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको। मैं पार्टी चलाता हूँ, हमारे पार्टी का भी एक संविधान है। पार्टी की मान्यता तभी मिलती है जब 3 सांसद हों, और अगर हम 80 का 80 जीत जाएंगे तो समाजवादी के पास 0 सांसद बचा ना। इसके साथ साथ वोट परसेंटेज भी है। दिन प्रतिदिन हमेशा हर चुनाव में डाउनफॉल हो रहा है, इनके कार्यकर्ता रुष्ट हो रहे हैं। ये जिस जाति को लेकर के या जिस वर्ग को लेकर के राजनीति करते थे, जिसको भय दिखाते थे, आज उनके अंदर भय का माहौल नहीं है, उनके अंदर भाईचारे का माहौल। एनडीए की ओर से जो 400 प्लस का नारा दिया जा रहा है उसे लेके मतलब ये घेरा जा रहा है कि आपको 400 सीट क्यों चाहिए, संविधान बदलने के लिए चाहिए, और कौन सा काम है? जैसे कांग्रेस के नेताओं का बयान देखिए तो वो यही तर्क देते हैं। असल में उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार का नारा जो है उसको संकल्पित भाव से हर कोई पार्टी का नेता, जिम्मेदार कार्यकर्ता लेके चल रहा है। इसलिए लेके चल रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे जिस क्षेत्र से विपक्ष का व्यक्ति जीत गया वहाँ विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, वहाँ खाली लुटाई हो रही है। जो सरकारी फंड जा रहे हैं वो स्कूल में चले जा रहे हैं, 60-40 का रेशियो बढ़ जा रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जेन्युइन मुद्दों पर कोई बोल भी नहीं पा रहा है। इसलिए एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो छोटे से छोटे मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हमें मजबूत सरकार की आवश्यकता है। मजबूर की नहीं, मजबूत सरकार तभी बनेगी जब 400 पार का नारा हम संकल्पित भाव से पूरा करेंगे। और जो जनता की मांग है, भाई आप घूमिए ना, जनता ही बता रही है। और वो आखिर वोट जनता देगी क्यों? अगर जनता 5 साल का जो पंचवर्षीय योजना है, 5 साल का चुनाव होता है, जनता चुनाव कर रही है, चुनाव करके मतदान कर रही है, अपना प्रत्याशी जिता रही है, जिता करके इसी उद्देश्य से जिता रही है ना कि गांव का विकास होगा। प्रधान जीत रहा है तो गांव का विकास, जिला पंचायत तो गांव का विकास, ब्लॉक प्रमुख तो गांव का विकास, विधायक तो गांव का विकास, सांसद तो गांव का विकास, प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो गांव का विकास। टोटल गांव की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं देश और प्रदेश की सरकार के माध्यम से, जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है उसमें कहीं कोई विसंगति है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। वो काम हम लोग ठीक है सर, 2-3 बातें और कर लेते हैं बस जल्दी जल्दी में। ईवीएम की खूब चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट से मिलान को मतलब खारिज कर दिया, मगर अभी भी विपक्ष का कहना है कि ये लंबी मुहिम है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। ये लगातार 10 साल से चिल्ला रहे हैं जी, ठीक ना। मैं बताने पहले ही इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये रोजगार की बात कर नहीं सकते, ये शिक्षा की बेहतरी की बात कर नहीं सकते, ये युवा कल्याण की बात कर नहीं सकते, महिला सशक्तिकरण की बात कर नहीं सकते। तो आखिर ये कर क्या सकते हैं? ये सिर्फ यही कर सकते हैं कि संविधान खतरे में है तो देश खतरे में है, तो फिर ईवीएम डिस्टर्ब कर रहा है। बस इनके पास यही बचा है। हम भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग भी आकलन करते हैं, हम युवा हैं और देश की आबादी में लगभग 64% युवा है। और अगर युवा है तो इतिहास गवाह है, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया है तो इतिहास बदला है, व्यवस्था बदली है, सत्ता के साथ साथ व्यवस्था बदली है। तो सत्ता के साथ साथ जब व्यवस्था बदली है तो हर एक युवा को ये पता है कि हमारा देश कैसे विकसित होगा, कैसे विकासशील। हम लोगों को किताबों में पढ़ाया गया है कि विकसित और विकासशील में कितना डिफरेंस है। और जब हमारा देश विकसित हो जाएगा तो उसके बाद का क्या चरण होगा, और विकसित होने के पहले जो विकासशील का क्रम है वो कैसे पूरा होगा। तो ये 400 पार का जो नारा है, जो हमारा देश विकासशील के रास्ते से गुजर रहा है, जब हम 400 सीट जीतेंगे तभी हम विकसित देश कह सकते हैं। बयानों को लेकर एक बात कर लेते हैं सर। अक्सर हम लोग जब दिल्ली में बैठते हैं तो चर्चा होती है कि आखिर हो क्या जाता है, इतने बड़बोले कैसे हैं आपके पिताजी ओम प्रकाश राजभर को लेकर सवाल उठता है। क्या है ये सब सोची समझी रणनीति के तहत होता है या भाव में आके चीज़ें निकल जाती हैं? सच्चाई को सच्चाई से कहना बगावत नहीं है।
सच्चाई को सच्चाई से कहना बगावत नहीं है। अगर हमने दरिया में फेंका है पत्थर तो फिर लहरों का उठना शरारत नहीं है। क्या है कि विपक्ष जो है वो अपने नज़रिए से देखता है, हम अपना स्टेटमेंट अपने हिसाब से देते हैं। हम अपना स्टेटमेंट जो देते हैं उसमें शब्दों का हेर फेर हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अब हम पत्रकार साथियों को भी क्या कहें, अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम साहब आए थे, हमें नहीं पता चला, रात को 11:30 बजे हमको पता चला है कि एक ऐसी खबर चल रही है। मैं अपने जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, आखिर उनसे मैं आशीर्वाद कैसे लूँगा? भाई मैं चुनाव मैदान में हूँ और चुनाव मैदान में उतरा हुआ हर एक प्रत्याशी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक मतदाता को अपना देवतुल्य कार्यकर्ता और मतदाता समझता है। वही हमारे भाग्य का ताला भी खोलता है, वही हमारे भाग्य को लिखता भी है। तो आखिर मुझसे कैसे मिलेंगे? ये देवी देवताओं के सामने जो मंदिर हैं, वहाँ जाकर के क्या बंदूक रख करके उनके माथे पर कहेंगे कि तू हमके आशीर्वाद दे? हमारे जो मतदाता, मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, आप आखिर किस प्रकार का शिष्टाचार और संस्कार आपने ले रखा है भाई? क्या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही समझाया था? मुझे याद है वो दिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमसे कहा था कि जिस प्रकार से आप लोग अपना कार्य कर रहे हो, जिस प्रकार से चल रहे हो, हमारा आशीर्वाद है, तुम लोग आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वंचित समाज तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम लोग इस देश की तरक्की में आगे बढ़ाओगे। जहां भी कमी बेसी होगा उसको उठाओगे और सदन के अंदर जब तुम बोलोगे तो पूरा देश सुनेगा। तो ये बात, ये संस्कार माननीय अखिलेश यादव जी को भी लेना चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल कर लेते हैं। 20 लाख के आसपास घोसी लोकसभा क्षेत्र में मतदाता हैं, क्या उम्मीद है, कितने वोट की संभावना है, कितनी बड़ी जीत दिख रही है? 21,86,776 वोट है, ठीक ना? और 21,86,776 मतदाता में 52 से 57% वोट पड़ता है। कैलकुलेशन साफ है, आप इंटरनेट पर डाल के देख लें या फिर कैलकुलेट करके देख लें, कैलकुलेशन साफ है। यहाँ ये जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, हजारों कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ने संकल्प ले रखा है हर बूथ से 370 वोट बढ़ाने का। तो जीत का अंतर जो होगा वो तो कार्यकर्ता तय करेगा, लेकिन हार का अंतर जो होगा वो विपक्ष तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुभाषपा की ओर से घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अरविंद राजभर, और इन्होंने हिंदुस्तान के सवालों के, कई सारे सवालों के खूब जवाब दिए, एकदम खुल के जवाब दिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।